हैं कि देयर आर नो पुअर पीपल, ओनली पीपल इन पुअर प्लेसेस। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मीनिंग क्या है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं जैसे एक ना मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक चीज नोटिस करी। वो नोटिस चीज क्या थी, देखो एक मेरा एक पर्सन था, एक मैं जिसको जानता था। तो वो पर्टिकुलर पर्सन अप्रोक्सीमेटली ना वो थोड़े हाउस होल्ड एक्टिविटीज में वर्क कर रहा था, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि किसी के घर पे जाके कुछ क्लीनिंग का काम कर दिया, इस तरह की चीजें। और वो जिस सिटी में मैं रहता था, एक छोटी सिटी के अंदर, तो ही वॉज अर्निंग लाइक 10,000 15,000 इस तरह से महीने का। पर रिसेंटली व्हाट ही डिड वाज ही मूव टू बैंगलोर, और बैंगलोर जाके ही स्टार्टेड वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनीज, अर्बन कंपनी, ठीक है, पहले अर्बन क्लैब था आई थिंक नाम इसका। तो यहां पर काम करने लग गया, और जैसे ही वो बैंगलोर में ये काम करने लग गया, ही स्टार्टेड अर्निंग लाइक 50,000 या समथिंग लाइक दैट, 40-50,000 आसानी से उसको मिल रहे हैं। अब यहां पर राइटर ने भी ना इसी तरह की एग्जांपल्स को कोट किया है। जैसे कि इन्होंने बात करी है एक इलेक्ट्रीशियन की, जब वो कानपुर में रहता था और अब वो बैंगलोर में रह रहा है, तो यहां पर उसको 3 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जैसे ही हम अपनी सिटीज को चेंज करते हैं, हमें एक मैसिव डिफरेंस देखने को मिलता है इन द वेजेस, ठीक है ना। सेम काम के लिए हो सकता है कि आपको ना किसी भी, मान लीजिए ओडिशा के एक छोटे से गांव में हो सकता है वहां पे 10,000 मिले। ऑन द अदर हैंड सेम काम अगर आप दिल्ली में कर रहे हो, या मुंबई में कर रहे हो, बैंगलोर, कैलकाटा, चलो कैलकाटा भी, या चेन्नई हो गया, तो इस तरह के सिटीज में आपको बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा सैलरीज मिलेंगी। तो ये डिफरेंशियल क्यों है? तो यहां पर राइटर बात कर रहे हैं कि मेजरली 5 एरियाज के अंदर है। पहला स्टेट, सिटीज, सेक्टर्स, फर्म्स एंड स्किल्स। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला स्टेट का तो आप चीजें समझ गए। जैसे यहां पे राइटर ने बात करी है कि साउथ और वेस्ट इंडिया, ठीक है, यहां पर हमें देखने को मिलेगा आने वाले 20 साल में बहुत मेजर ग्रोथ चल रही है, अभी भी चल रही है, आने वाले टाइम में भी चलेगी डेफिनेटली। 35% ऑफ जीडीपी ग्रोथ के लिए ये साउथ और वेस्ट इंडिया की जो 6 स्टेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, पर पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 5% है। इसके बेसिस पे क्या होगा, यहां पर ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, यहां पर वेज इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है। और यहां पे राइटर क्या बात कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर लेबर लॉज होंगे ना, तो यहां पर हाई पेइंग जॉब्स को अट्रैक्ट करना आसान रहेगा, एंड उसके बेसिस पे इस चीज को देखा जा सकता है। उसी तरह से दूसरी चीज है सिटीज। अब सिटीज में क्या बात कर रहे हैं, सिटीज में जैसे एग्जांपल दिया गया है हैदराबाद का। अब हैदराबाद की देखो जीडीपी ओडिशा जो कि एक स्टेट है, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा है, और जम्मू एंड कश्मीर से 4 गुना है। इससे हमें क्या पता लगता है कि बाकी सारी सिटीज के अंदर कुछ ना कुछ लो पेइंग जॉब्स है, ठीक है। और उसके पीछे का इन्होंने एक रीजन दिया है, वो ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल माना है कि इनकैपेबल जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, वो भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो यहां पर बात क्या कर रही है एज ए सोल्यूशन, उन्होंने बात करी है कि जो नॉमिनल वेजेस होती हैं, यानी कि जिस चीज के लिए एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसका ध्यान एम्प्लॉयर्स को रखना होता है, और रियल वेजेस जो एम्प्लॉयज के ऊपर होती हैं, कि हमें टोटल एक्चुअल में सब कुछ कट कट के, या फिर कि किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड वो चाहते हैं, उसके बेसिस पे अगर इसके बीच में थोड़ा डाइवर्जेंस आती है, तो वहां पर हाई पेइंग जॉब्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तीसरी बात जो राइटर कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू सेक्टर। अब देखो ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। आप देखते हो कि जो एग्रीकल्चर है वो 42% हमारी जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 16% का। ऑन द अदर हैंड जब बात करते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर की, वहां लेबर फोर्स का बहुत ही छोटा पोर्शन है, पर वहां पर जीडीपी का पोर्शन बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, राइट। तो देखो यहां पर आप पॉइंट जानते हो किसका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है कि जरूरत से ज्यादा लोग यहां पर एम्प्लॉयड हैं। इस वजह से होता क्या है, लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो जीरो होती है एग्रीकल्चर के अंदर, कि नए नए लोग आते जा रहे हैं पर वो आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर सेक्टर में ऐसा नहीं है, और सॉफ्टवेयर सेक्टर आप देख भी रहे हो, यहां पर क्या बात हो रही है, बात हो रही है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। नई नई चीजें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इस तरह की जो नई नई चीजें आ रही हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका काफी ज्यादा है। तो यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर स्टेट्स अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स को, सर्विस सेक्टर की जॉब्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगी, और लोगों को एग्रीकल्चर से मूव करवाएंगी, या फिर नॉन जो फार्म सेक्टर है उससे मूव करवा सकती हैं नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ, वो वाले स्टेट्स होंगे जहां पर हायर पेइंग जॉब्स होंगी, एंड वो इस चीज को देख सकते हैं। साथ साथ उन्होंने चाइना का भी एग्जांपल दिया है कि क्या हुआ है चाइना के अंदर भी एग्रीकल्चर से या फार्म सेक्टर से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को मूव किया गया है, जिससे क्या हुआ है, चाइना की पर कैपिटा इनकम बहुत ही तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। उसी तरह से राइटर बात कर रहे हैं चौथा पॉइंट, दैट इज फर्म्स के बारे में। अब फर्म्स के बारे में देखो एक पॉइंट देखने को मिलता है कि इंडिया में देखो कंपनीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बट
एक्चुअल में जैसे अगर मान लो 6.3 करोड़ अगर एंटरप्राइज है ना, तो 23,500 ही प्रॉपर कंपनीज हैं। अब यहाँ पे फर्क क्या आता है, कुछ कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, कुछ होती हैं बहुत छोटी, ठीक है ना। तो यहां पर फर्क आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको 100 शूज बनाने हैं, तो शायद अगर आप 100 शूज बनाने लगोगे तो हो सकता है एक शू आपका कॉस्ट करे मान लो 500 रुपए का। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 लाख शूज बनाने हैं, तो अब तो आपकी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो गया ना। तो यहां पर यूनिट कॉस्ट बनाने की वो बहुत कंपैरेटिवली कम हो जाती है। हो सकता है कि सेम शूज अब आप 200 रुपए में बनाने लग जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस वो आप बढ़ाने लग जाते हो, उससे क्या होता है, उससे पर यूनिट कॉस्ट हमें देखने को कम देखने को मिलती है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वहां पे हमें प्रिंसिपल देखने को मिलता है। तो यहां पर भी राइटर यही बात कर रहे हैं कि जो स्टेट्स इस तरह के रूल्स मतलब कर सकती हैं, वहां पर हाई पेइंग जॉब्स आ सकती हैं। तो फर्म्स के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि कितनी वेज का डिफरेंशियल होगा। एंड लास्टली पांचवा पॉइंट जो राइटर ने बात करी है वो है स्किल्स के रिगार्डिंग। देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि आजकल देखो जो इंसान दिमाग चलाता है उसको ज्यादा इनकम होती है रेदर देन जो मसल्स एज इन मान लीजिए जैसे कई बार जैसे आप देखते हो कि घर बनाने के लिए जो लेबर चाहिए होती है वो अर्न करती है, हो सकता है 400 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा पर्सन जिसका काम थोड़ा मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में है, जहां पे उसको अपना दिमाग चलाना पड़ रहा है, तो ही माइट बी अर्निंग समथिंग लाइक मे बी 5,000 रुपीज अ डे एज वेल। ठीक है, तो फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे हो रहा है कि हम आज के टाइम पे स्किल्स हो गया, माइंड हो गया, इसके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है। उसकी वजह से जो वेज डिफरेंशियल है वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है इंडिया नहीं, वर्ल्ड आजकल क्या बन गया है, एक नॉलेज इकोनॉमी। और ये मैं नहीं बात बोल रहा, ये बात बोली है नीति आयोग के चेयरमैन ने, ठीक है ना, कि वर्ल्ड एक नॉलेज इकोनॉमी बन रही है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे सामने है। ठीक है, तो स्किल्स जिसके पास है आज के टाइम पे उसी का ही मतलब स्किल इज द किंग। ठीक है, तो ये चीज हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे राइटर्स ने ना, चलो ये तो बात करी ही है कि क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, इसके साथ साथ राइटर ने कुछ सोल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं कि किस तरह से जो हमें स्टेट्स के बीच में वेज डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहली जो बात करी है वो बात करी है कि हमें लोकल बॉडीज को, मेयर्स को, इनको एम्पावर करना होगा। कैसे? 3F को डिवॉल्व करके। 3F क्या है? फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। देखो आप जानते हो 11th शेड्यूल की बात करें अगर, स्पेशली चाहे आप 12th की बात कर लो, तो 11th के शेड्यूल के अंदर ना देखो 29 सब्जेक्ट्स की बात करी गई थी कि 29 सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो डिवॉल्व करने होंगे जो तुम्हारा जो पंचायत होते हैं। पर इंडिया में एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसने सभी के सभी 29 सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व किया हो। ठीक है, तो इससे एज हमें देखने को मिलता है कि फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग ना बहुत इनके पास फंक्शंस के बीच में हमें बाकी और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके बीच में एक तरह का ओवरलैप देखने को मिलता है। उस वजह से लोकल बॉडीज अच्छे से काम नहीं कर पाती, फंड्स की अक्सर कमी देखी गई है, जितने फंड्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होते हैं उतने नहीं कर पाते। साथ ही साथ इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन काफी कम कैपेसिटीज होती हैं लोकल बॉडीज के पास, तो रेवेन्यू उनके पास प्रॉपर आ नहीं पाता, उतना मोबिलाइज नहीं कर पाते वो रेवेन्यूज को, और फंक्शनरीज की भी यहाँ पे कमी देखी गई है। तो देखो इवन कोविड-19 के टाइम पे भी देखा कि वो ऐसी स्टेट्स जहां पर लोकल बॉडीज और मेयर्स को ज्यादा इंपावर किया गया था वो थोड़ा सा बेहतर रही हैं कहीं ना कहीं इन चीजों को टैकल करने में। तो यहां पर भी यही बात हो रही है कि अगर हमें वेज डिफरेंसेस को कम करना है ना, तो यहाँ पर लोकल बॉडीज का, मेयर्स का, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ राइटर बात कर रहे हैं कि इनरोलमेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा हमें गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। थर्डली स्किल्स, ठीक है, बात करी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो ये स्किल्स हैं, हमें इस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। इवन देखो आप बात करें कि एक तरह से ना जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए और जो लोगों के पास आजकल जॉब्स नहीं, जो डिग्रीज हैं, उनके बीच में काफी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो एक पॉपुलर रिपोर्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से ना ऐसा बोला गया है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ 46% ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जिनको एक नौकरी मिल सकती है, कि उनकी जो स्किल्स हैं वो या तो इस तरह से हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं बाकी लोगों के। ठीक है, तो हमारे जो स्किल्स इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन है उसको इंप्रूव करेंगे, उससे स्किल्स बेहतर हो पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई और डिमांड के बीच का मिसमैच है इसको हम टैकल कर सकते हैं। चौथी चीज जो राइटर बात कर रहे हैं दैट इज कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। ठीक है, पावर जनरेशन अफोर्डेबल बेसिस पे हो पाए। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इवन देखो ये पॉइंट ना एक्चुअल में जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी ये पॉइंट बोला हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम कम कर पाए, अभी बहुत हाई है, ठीक है, 15-16-14-15% के आसपास है हमारी जीडीपी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, अगर कहीं ना कहीं हम इसको कम कर पाए तो जो हमारे पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेज हैं
स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उनको हम कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज रिलेटेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो ये सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस को कम कर पाएंगे, प्रॉपर रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, तो ये जो वेज डिफरेंसेस हमें स्टेट्स की कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलते हैं, इनको कम किया जा सकता है। उसी तरह से जो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे, उनको भी हमें टैकल करने की जरूरत है। स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बर्डन कम करना होगा, फॉर्मलाइजेशन करना होगा प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हुए। एंड लास्टली, एक तरह से अगर हम एक 12 महीने का मान लीजिए एक टारगेट लेके चलते हैं, जहां पे पेपरलेस एंड कैशलेस फैसिलिटीज लोगों को मिले, तो उसके बेसिस पे भी हम ये जो वेज डिफरेंसेस हमें स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस थे जो हमारे राइटर बोल रहे हैं कि इनको यूज किया जा सकता है। डेफिनेटली देखो, इनको आप ना अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉलिटी के कुछ पॉइंट डिस्कस किए, जहां पर बात करी गई 11th शेड्यूल की। तो इस तरह से आप भी इन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे एक अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट देने के लिए, और साथ ही साथ अपने आंसर राइटिंग को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।